ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि सुन जियान ने एक और रिबेलियन को सप्रेस कर दिया था। इसकी खुशी में उसने अपने दूसरे बेटे सुन चुआन के बर्थडे के दिन एक दावत रखी थी। वोनहुआ भी झोंगजिंग के साथ उस दावत में जा पहुंचा, लेकिन वहां किसी अननोन डिजीज के चलते चुआन बीमार हो जाता है। इसके बाद हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ और झोंगजिंग बेड में लेटे चुआन के पास बैठे होते हैं। चुआन अभी भी काफी बीमार लग रहा था। ये देखकर झोंगजिंग सीरियस होते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने वोनहुआ से कहा कि शायद इसे निमोनिया हो गया है। आपको इस बारे में क्या लगता है? वहीं वोनहुआ सोच रहा था कि सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि यह निमोनिया है या नहीं। इसे कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरे की जरूरत होती है, लेकिन मेरे स्पेशल विजन से भी मैं इन्फिल्ट्रेट्स के बीच में फर्क नहीं बता सकता। निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं तेज बुखार, थकान, बलगम और कफ, लेकिन ये सारे सिम्टम्स आम जुकाम से काफी सिमिलर हैं। इस ईरा में निमोनिया होना, और वो भी एक छोटे बच्चे को, काफी खतरनाक है। मेरे पास ब्लड टेस्ट करने का भी कोई तरीका नहीं है, और मैं ये भी पता नहीं लगा सकता कि इसके निमोनिया की वजह कौन सा पैथोजन है। और अगर ये वाकई में निमोनिया निकला तो भी मेरे पास इसे अप्रोप्रिएट मात्रा में पेनिसिलिन देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पेनिसिलिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ निमोनिया ही ठीक कर सकता है। आखिर में मैं इसे सिर्फ पेनिसिलिन देकर इसकी देखभाल ही कर सकता हूँ, लेकिन इसके पूरी तरह से रिकवर हो जाने की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन चाहे बात कुछ भी हो, मेरे पास इसका इलाज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इतना सोच उसने झोंगजिंग को बताया कि मुझे भी लगता है ये निमोनिया ही है, मुझे जल्द ही क्लिनिक जाना होगा। झोंगजिंग ने कहा कि मैं भी मेडिसिन हॉल से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ पूरी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए अपने क्लिनिक की ओर जा रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि अगर ये सिर्फ उसे काट कर ठीक करने जितना आसान होता तो अच्छा होता। आखिर ये डिवाइन फिजिशियन का टाइटल किस काम का जब मैं इन्फेक्शियस डिजीज के सामने कुछ कर ही ना पाऊं। उसने तुरंत ही जाकर ओबो से दवाइयां ले ली। वो सीरियस होकर सोचने लगा कि लेकिन मेरे पास अभी भी ये मेडिसिन तो है ही। वो तुरंत ही उस मेडिसिन को लेकर तेजी से वापस जाने लगा। थोड़ी ही देर में वो वापस चुआन के कमरे में पहुंच गया। वो इंजेक्शन तैयार करते हुए सोच रहा था कि मैं फिजिशियन झोंगजिंग की मदद भी मांग सकता हूं। अभी के लिए मुझे इसका इलाज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इतना सोच वोनहुआ ने इंजेक्शन की मदद से वो मेडिसिन चुआन को दे दी। वोनहुआ और झोंगजिंग दोनों ही पूरे मन से चुआन का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही वक्त में उन्होंने एक और मेडिसिन भी बना ली। थोड़े वक्त बाद वो दोनों सरप्राइज्ड होकर कुछ देख रहे थे। चुआन अब पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका था। फिर हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। वोनहुआ और झोंगजिंग अपने क्लिनिक के बाहर खड़े अंगड़ाई ले रहे थे। झोंगजिंग अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए वोनहुआ से बोलने लगा कि आपकी ट्रीटमेंट तो वाकई में मिस्टीरियस है। आप तो बोलते थे कि आपको मेडिसिन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन आपने तो मेडिसिन को सीधा ब्लड वेसल में ही इंजेक्ट कर दिया। ये सुन वोनहुआ ने झेपते हुए कहा कि फिर भी आपके बिना यह करना काफी मुश्किल होता। सामने से झोंगजिंग ने बताया कि अगर बच्चे या बूढ़े को यह बीमारी लग जाए तो उनके बचने का चांस सिर्फ 5% जितना ही होता है। और ऊपर से मैंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा जहां पेशेंट की हालत मेडिसिन लेने के बाद तुरंत ही इंप्रूव हो गई हो। फिर वो दोनों ही हैरान होकर बाहर जमा हुई भीड़ को देखने लगे। ये बंदे वोनहुआ और झोंगजिंग के चुआन को इतना जल्दी ठीक कर देने की खबर सुनकर आए थे। झोंगजिंग ने उन पेशेंट्स की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या हमें इन्हें आपने वो जो ब्लड टाइप नाम की चीज बताई थी उसके मुताबिक डिस्टिंग्विश करना होगा? वोनहुआ ने उसे मना करते हुए बताया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। झोंगजिंग ने आगे वोनहुआ से कहा कि यह जानना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था कि ब्लड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये सुन वोनहुआ मन ही मन बोलने लगा कि मैंने इसे ये सब इसलिए बताया क्योंकि मुझे ब्लड सैंपल चाहिए थे। झोंगजिंग का ब्लड टाइप AB है और मेरा और सियोन का ब्लड O टाइप का है। मुझे ये नहीं पता कि ओबो और बियॉन में से किसका ब्लड टाइप A है, लेकिन वो A या B में से ही कोई है। काफी सारे लोग खून की कमी के चलते मारे गए थे। हम अभी भी खून इकट्ठा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ब्लड टाइप्स को तो सेपरेट कर ही सकते हैं। जब मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का आइडिया दिया था तो सब लोग इसे किसी सॉर्सरी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन ये राहत की बात है कि वो लोग झोंगजिंग के कहने पर इसके लिए तैयार हो गए। तभी पीछे से सियोन ने आते हुए वोनहुआ से कहा कि मास्टर, मैंने होम विजिट के लिए प्रिपरेशंस कर ली है। वैसे हम कब निकलने वाले हैं? वोनहुआ भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने सोचा कि मुझे उस विडोज के गांव में जाना है, इसलिए मैं ओबो और बियॉन को तो अपने साथ नहीं ले जा सकता। सेंसिटिव औरतों से डील करने के मामले में सियोन ही बेस्ट रहेगी। फिर उसने सियोन से पूछा कि क्या तुमने स्नो शूज ले लिए? मैंने सुना है कि बाहर बहुत तेज बर्फ गिरी है और अगर कुछ गलत हुआ तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। सियोन ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने उन्हें भी ले लिया है। चलो अभी जल्दी यहां से निकलते हैं
क्योंकि मैं और भी ज्यादा लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। वोनहुआ भी ये देख मन ही मन बोलने लगा कि इस बार पेशेंट्स को ट्रीट करने की लीड सियोन लेने वाली हैं, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होंगी। इतना सोच वो तुरंत ही निकलने के लिए तैयार हो गया। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। चेक पोस्ट पे कुछ सोल्जर्स वोनहुआ को रोककर बता रहे थे कि यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है। एवलांच की वजह से आगे का रास्ता ब्लॉक्ड है। अगर आप विडो विलेज जाना चाहते हैं तो वहां पहाड़ घूमकर एक और रास्ता है। ये सुन वोनहुआ और सियोन दोनों ही उस रास्ते की ओर बढ़ गए। पहाड़ चढ़ते हुए वोनहुआ बोल रहा था कि ये राहत की बात है कि ये पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं है। उसने पीछे आ रही सियोन से संभलते हुए पैर रखने को कहा। सियोन भी थके हुए आवाज में उसे हाँ बोलने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। सियोन भी इस अचानक हुई घटना से खुद को संभाल नहीं पाई। वोनहुआ भी ये देखकर डर के मारे चौंक गया। सियोन रगड़ते हुए पहाड़ से नीचे गिरने लगी। वोनहुआ भी ये देख सियोन का नाम चिल्लाने लगा। सियोन के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। वो पहाड़ की एज से नीचे गिरने लगी। वोनहुआ भी सिर्फ उसका नाम ही चिल्लाता रह गया। वो सियोन को नीचे गिरने से नहीं बचा पाया। सियोन भी सीधा नीचे पेड़ों में जा गिरी। वोनहुआ तुरंत उसका नाम चिल्लाते हुए नीचे बढ़ने लगा। नीचे वो पेड़ पे सियोन का खून साफ देखा जा सकता था। सियोन भी खून से लथपथ जमीन पे गिरी पड़ी थी, लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत होश में थी। उसने हल्की आवाज में वोनहुआ से कहा कि मास्टर मैं अपनी बॉडी फील नहीं कर पा रही। आखिर मुझे ये क्या हो रहा है? वोनहुआ ने उसकी आंखों पे हाथ रखते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो मन ही मन परेशान होकर सोच रहा था कि इसके इंटेस्टाइन में छेद हो चुका है। अगर इसे तुरंत ही सर्जरी नहीं मिली तो ये मारी जाएगी। इसका खून भी काफी तेजी से निकल रहा है। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बैग से एक कपड़ा निकालने लगा। उसने कांपते हाथों से वो कपड़ा सियोन के घाव पे लगा दिया। फिर उसने सियोन को उठाते हुए सोचा कि अब मेरे पास क्लिनिक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। अगर मैं जल्दी करूं तो मैं 1 घंटे में वहां पहुंच सकता हूं। इतना सोच वोनहुआ तेजी से सियोन को लिए क्लिनिक की ओर बढ़ने लगा। वो मन ही मन टाइम काउंट किए जा रहा था। अब उसे क्लिनिक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट ही और चाहिए थी। थोड़ी देर बाद उसने क्लिनिक पहुंचकर चिल्लाते हुए ओबो और बियॉन को आवाज लगाई। उसने उनसे तुरंत ही सर्जरी के लिए बेड तैयार करने को कहा। जोंगजिंग भी परेशान होते हुए वोनहुआ से पूछने लगा कि आखिर इसे हुआ क्या है। वोनहुआ ने उसे कहा कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे पास अभी हाथ कम पड़ रहे हैं। फिर उसने जल्दी से ओबो को लाइट्स ऑन करके डिस्टिल्ड लीकर लाने के लिए बोला। सियोन ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी। वोनहुआ ने बियॉन से एनेस्थीसिया लेते हुए सोचा कि ब्लीडिंग मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हो रही है। मुझे जल्द ही इसे एनेस्थेटाइज करके सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। इतना सोच उसने एनेस्थीसिया अपने मुंह में भर लिया और फिर उसे सियोन को पिलाने लगा। फिर वो एनेस्थीसिया की एक और घूंट लेते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मुझे डिजी फील हो रहा है, लेकिन मुझे बिना रुके सियोन को एनेस्थीसिया पिलाकर तुरंत ही सर्जरी शुरू करनी होगी। इसके बाद उसने जोंगजिंग से कहा कि आप सियोन की पल्स चेक करते रहिएगा। अगर आपको प्रेशर अभी जितना है उससे 70% नीचे गिरता हुआ महसूस हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर उसने ओबो और बियॉन से कहा कि मैं अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे खुद से ही फॉलो करना। इतना बोल वोनहुआ ने सियोन के पेट पर कट लगाते हुए सर्जरी शुरू कर दी। वहीं जोंगजिंग सियोन के इंटेस्टाइन को देख सोच रहा था कि यह सिर्फ कटाई नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से टूट चुका है। क्या वोनहुआ इसे ऐसी हालत में बचा भी पाएगा? और ऊपर से वोनहुआ खुद भी अच्छी हालत में नहीं लग रहा। यह सर्जरी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वोनहुआ इसे भी ओवरकम कर ही लेगा। फिर उसने वोनहुआ को बताया कि अभी सियोन का प्रेशर 90% है और धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सुन वोनहुआ ने मन ही मन कहा कि यह अच्छा है। इंटेस्टाइन का टूटा हुआ हिस्सा इतना भी ज्यादा मैसी नहीं है, लेकिन असली दिक्कत है इसकी ब्लीडिंग। तभी जोंगजिंग ने परेशान होते हुए बताया कि सियोन का प्रेशर 80% हो चुका है। इसके कम होने की स्पीड बढ़ती ही जा रही है। वोनहुआ ये सुन मन ही मन सियोन से थोड़ा और हौसला रखने की रिक्वेस्ट करने लगा। वो उसे बोल रहा था कि अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तुम जल्द ही खुद के दम पे सर्जरी भी परफॉर्म कर पाओगी। फिर उसने ओबो से ब्लड साफ करने के लिए बोला। थोड़ी ही देर में उन्होंने इंटेस्टाइन को सील कर दिया। वोनहुआ के पूछने पर जोंगजिंग ने बताया कि अभी प्रेशर 60% तक नहीं गिरा है। तभी वोनहुआ को कुछ फील हुआ। वो सियोन की पल्स बढ़ती देखकर चौंक गया। वो उसे देख सोचने लगा कि क्या ये टैचिकार्डिया है? इसके पास इनफ ब्लड है भी नहीं। अगर इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिला तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। सिर्फ मेरा ही ब्लड सियोन से कंपैटिबल है, लेकिन अभी सर्जरी खत्म होने में बहुत वक्त है। उसने तुरंत ही ओबो से कहा कि यहां से आगे सर्जरी तुम संभालो। ये सुनकर ओबो सरप्राइज हो गया। वोनहुआ ने उसे बताया कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। बियॉन तुम मेरा ब्लड निकालना शुरू करो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिजिशियन जोंगजिंग आप सियोन के साथ साथ मेरी भी पल्स चेक करते रहिएगा। मैं अपना ब्लड सियोन को देने वाला हूं।
जब तक मेरा ब्लड प्रेशर 60% तक ना गिर जाए तब तक सिरिंज निकालना भी मत। फिर भले ही चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना हो जाऊं, अब मैं बाकी सब आपके हाथों में छोड़ रहा हूं। झिंगडोंग ने भी झिझकते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वोनहवा ओबो को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। ओबो भी वोनहवा के कहे मुताबिक सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। ये देख वोनहवा ने मुस्कुराते हुए उसके काम की तारीफ की। उसने बियॉन्ड से भी थोड़ा तेजी से ब्लड निकालने के लिए कहा। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उस एंजल या सिस्टम को याद करने लगा जिसने उसे इस वर्ल्ड में री इनकारनेट किया था। वो उससे फेवर मांगते हुए बोलने लगा कि तुमने मुझे री इनकारनेट होने के बाद एक पल में ही ट्रीट कर दिया था। भले ही तुम उतना ज्यादा ना कर पाओ, लेकिन प्लीज इस बच्ची की भी थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम्हें उस बात के लिए माफ कर दूंगा जब तुमने इस ईरा में मुझे मॉडर्न जमाने के पैसे देकर स्कैम किया था। मैं लोगों को बचाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। साथ ही मैं और भी ज्यादा अच्छे कर्म भी करूंगा। इसलिए प्लीज इसे बचा लो। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तभी अचानक उसकी बॉडी से वही अननोन एनर्जी निकलने लगी। वो एनर्जी उसके हाथ से निकलते हुए सियोन के पास जा रही थी। उस एनर्जी ने सियोन के पूरे शरीर को घेर लिया। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। सियोन की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। तभी सियोन होश में आने लगी। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल दी। उसे याद आया कि वो कैसे बर्फ की वजह से पहाड़ से नीचे गिर गई थी। तभी उसे तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से कराह उठी। वो मन ही मन बोलने लगी कि मुझे पहली बार इतना तेज दर्द फील हुआ है। तभी कुछ देखकर वो सरप्राइज्ड हो गई। वोनहवा उसके पास ही कुर्सी पे बैठा उसे अभी भी ब्लड दिए जा रहा था। सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या कर रहा है। वो अपना हाथ उठाते हुए वोनहवा को आवाज लगाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ते हुए हिलने से मना किया। झोंगजिंग ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी ब्लड वेसल फट गई तो हमें उसे फिर से स्टिच करना पड़ेगा। सियोन बोलने लगी कि लेकिन मास्टर जब ऐसी हालत में है तो मैं कैसे। ये सुन झोंगजिंग गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि ये मास्टर और डिसाइपल दोनों ही काफी जिद्दी है। उसने सियोन से कहा कि अगर वोनहवा जाग गया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही डांटेगा, इसलिए तुम चुपचाप लेटी रहो। हमें वोनहवा को भी थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। वोनहवा भी पूरे मजे लेकर सोया हुआ था। फिर जोंगजिंग ने सियोन के पास बैठते हुए बताया कि तुम 5 दिन बाद होश में आई हो। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम पहला दिन भी निकाल पाओगी। सर्जरी के पहले और उसके बाद भी तुम्हारा काफी सारा खून निकल चुका था, लेकिन सिर्फ फिजिशियन वोनहवा ही तुम्हें ब्लड दे सकता था। इसने तुम्हें दिन में 2-2 बार ब्लड दिया। ये बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फिजिशियन के तौर पे मैं अच्छे से जानता हूं कि कोई कितना ब्लड खोने पे मारा जाएगा। वोनहवा ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। लेकिन ये राहत की बात है कि तुम दोनों ही एकदम ठीक हो। मैचिंग ब्लड ढूंढना वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। सियोन उसकी मैचिंग ब्लड वाली बात सोचने लगी। कुछ सोचकर वो ब्लश किए जा रही थी। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। सियोन को हर रोज किसी ना किसी तरह की दवाइयां पिलाई जा रही थीं। वो भी चुपचाप उनकी दी हुई सारी दवाइयां पी रही थी। वोनहवा उसे पहले की तरह ठीक होता देख काफी रिलाइव्ड फील कर रहा था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। वोनहवा ने सियोन से कहा कि मैं तुम्हारा घाव देखना चाहता हूं। वहीं सियोन इससे काफी शर्मा रही थी। फिर उसने वोनहवा की ओर देख मन ही मन कहा कि मास्टर मुझे सिर्फ एक पेशेंट के तौर पे ही देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अजीब चीजें सोचे जा रही हूँ। वहीं वोनहवा सियोन का घाव देखकर अजीब मुंह बनाते हुए कुछ और ही सोच रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि सियोन का पेट पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन सिर्फ 1 ही महीने में वो पूरी तरह से हील हो चुका है। अब सिर्फ ये एक छोटा सा निशान ही बचा है। भले ही झोंगजिंग की दवाई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये इतना जल्दी हील कैसे हो सकता है। अगर मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो भी इतना ज्यादा हील करना पॉसिबल नहीं है। फिर उसने सियोन के सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि तुम पहले से काफी बेहतर हो चुकी हो। तुम्हारा बुखार भी कम हो चुका है। सियोन भी उसे थैंक यू कहते हुए बोलने लगी कि आपने मुझे उन बर्फ भरे रास्तों पे खुद की पीठ पर उठाकर यहां तक लाया और मेरी सर्जरी की। साथ ही आपने मुझे अपना ब्लड भी दिया। वोनहवा ने उसे बताया कि यह सिर्फ तुम्हारे हौसले की वजह से ही हुआ है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ट्रीट ही किया है। फिर उसने सियोन की पल्स चेक करते हुए सोचा कि इसकी पल्स भी स्थिर है। ये काफी लकी है कि इसने सरवाइव कर लिया। ये लगभग मरने ही वाली थी। जब हमें आगे का रास्ता ब्लॉक होने के बारे में पता चला था, तभी हमें वापस मुड़ जाना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। मेरे मिसजजमेंट की वजह से सियोन की जान खतरे में पड़ गई। अगर सियोन को कुछ हो जाता तो। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सियोन ने उसे आवाज लगाई। वोनहवा ने उसे देख सोचा कि अभी के लिए मुझे इसे ठीक करने पे फोकस करना चाहिए। सियोन शर्माते हुए उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वहीं वोनहवा उसकी बात ना समझते हुए उसे खतरे में डालने के लिए माफी मांगने लगा। वहीं सियोन की शर्म के मारे हालत खराब हुए जा रही थी। वोनहवा उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी सियोन ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका हाथ। दरअसल वोनहवा ने अपनी सोच में डूबे हुए कब उसका हाथ पकड़ लिया था, ये उसे खुद भी पता नहीं चला।
बेचारी सियोन की शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी। वोनहुआ ने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो ऑकवर्ड होते हुए बोलने लगा कि अब तुम थोड़ी देर आराम करो। इतना बोल वो वहां से जाने लगा। वो पर्दा हटाकर टेंट से बाहर निकल आया। तभी उसे अपना हार्ट काफी तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। ये देख वो डरते हुए सोचने लगा कि क्या मुझे अरिदमिया हो गया है। वो अरिदमिया की बात सोचकर परेशान हो गया। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है और हमें साल 188 के मार्च महीने में लुयांग सिटी का काओ फैमिली रेजिडेंस दिखाया जाता है। वोनहुआ और काओ काओ एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे थे। काओ काओ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वोनहुआ इतना जल्दी यहाँ आ जाएगा। वोनहुआ ने उससे कहा कि अब जबकि मैं यहाँ आ ही गया हूं तो मुझे ग्रैंडपा को भी चेक कर लेना चाहिए। जितनी उनकी उम्र है वो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। इतना बोल वो काओ तेंग के कमरे में पहुंचकर उन्हें ग्रीट करने लगा। वो उनसे बोल रहा था कि मुझे आपसे मिलने और भी ज्यादा जल्दी आ जाना चाहिए था। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो गया। वो काओ तेंग को देखकर सोचने लगा कि इनका वजन कैसे बढ़ गया। ये डाइट थेरेपी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इसलिए इनका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए था। ये सोच वो काओ तेंग की पल्स चेक करने लगा। उसे पता चला कि काओ तेंग की किडनी और ब्लैडर की पल्स काफी सख्त हो चुकी थी और साथ ही उनकी यिन एनर्जी भी काफी थिक थी। इनका एडिमा भी काफी बढ़ चुका था। प्रेस करने पर उनकी स्किन को वापस नॉर्मल होने में वक्त लग रहा था और ऊपर से उनकी पूरी बॉडी भी सूज चुकी थी। ये देख वोनहुआ ने काओ तेंग से पूछा कि आपकी बॉडी सूजनी कब स्टार्ट हुई थी। काओ तेंग ने उसे बताया कि इसे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपनी दवाइयां लेता गया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं वोनहुआ परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये सारे सिम्टम्स किडनी से रिलेटेड किसी दिक्कत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं बिना ब्लड या यूरिन टेस्ट के ये पता नहीं लगा सकता कि ये कौन सी डिजीज है। इतना सोच उसने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। ऐसा करते ही उसे काओ तेंग की किडनी साफ साफ दिखाई देने लगी। उसे देख वो परेशान होकर मन ही मन बोलने लगा कि इनकी किडनी सिकुड़ रही है और उसकी सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज है। मुझे पक्का यकीन है कि ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है, और अगर इनकी उम्र और हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही डायबिटीज को कंसिडर किया जाए तो इस ईरा में इन्हें ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। इतना सोच उसने काओ तेंग को आवाज लगाई। उसने उन्हें बताया कि मैं इस डिजीज का इलाज नहीं कर सकता। ये सुनकर काओ तेंग भी चौंक गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जुगाओ चिल्लाते हुए वोनहुआ से पूछ रहा था कि तुम हुआ तू होकर भी इसका इलाज कैसे नहीं कर सकते। क्या तुमने डायग्नोसिस करने में तो कोई गलती नहीं कर दी ना। बाकी के फिजिशियंस तो बोल रहे थे कि आराम करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी काओ तेंग ने उसे शांत होने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि अगर डिवाइन फिजिशियन जो कि मरते हुए लोगों को भी बचा लेता है उसने ऐसा कहा है तो ये बात सच ही होगी। इतना बोल उसने वोनहुआ से थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन जुगाओ अभी भी उनकी बात ना मानते हुए बोलने लगा कि हम आपका इलाज करने के लिए और भी फिजिशियंस को बुला सकते हैं। तभी काओ तेंग गुस्से से अपना हाथ पछाड़ते हुए पूछने लगा कि वो बेवकूफ लोग जो ये भी पता नहीं लगा पाए कि मैं बीमार हूं, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर वनहुआ ना होता तो मैं उन बेवकूफों की दवाइयां पीते हुए बिना कोई वजह जाने ही मर जाता। अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये सुन वो लोग उसका ऑर्डर मानते हुए वहां से निकल गए। ऐसे ही रात हो जाती है। काओ तेंग अपने बेड में लेटा गहरे विचारों में खोया हुआ था। वो वोनहुआ की बताई बात याद करने लगा कि कैसे ये एक डेडली डिजीज है। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलने लगा कि मैं पेशाब नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मुझे पानी की तलब हुए जा रही है। तभी अचानक वनहुआ के पानी लेकर वहां आ जाने की वजह से काओ तेंग चौंक गया। वो वनहुआ से पूछने लगा कि ब्रैट, क्या मैंने तुम्हें यहां से चले जाने के लिए नहीं बोला था। वनहुआ ने उनसे माफी मांग कर कहा कि मुझे इस बीमारी का पता पहले ही लगा लेना चाहिए था। एक स्वॉन ग्रैंडसन के तौर पे मैं आपकी हेल्थ के प्रति काफी नेग्लिजेंट था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तभी काओ तेंग ने वोनहुआ के हाथ से वो पानी का बोल लेते हुए कहा कि मैंने तुम्हें खुद अपनी मर्जी से ही खुला छोड़ दिया था। शायद ये मुझे उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि तुमने हमारी फैमिली को काफी बेनिफिट किया है। तुमने काफी सारे लोगों की जिंदगी बचाई है। काओ फैमिली को हिस्ट्री में दर्ज करवाना मेरी जिंदगी कुछ सालों से बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। सब कुछ जैसा किस्मत में लिखा है वैसे ही हो रहा है। वोनहुआ भी उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। इसके बाद साल 188 के अप्रैल महीने में मड़ी स्ट्रीम फैक्शन के मास्टर और एक लेजेंडरी यूनक काओ तेंग की मौत हो जाती है। बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ काफी लोगों ने काओ तेंग का फ्यूनरल अटेंड किया था। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वनहुआ वहां से जाते हुए काओ काओ से बोल रहा था कि ग्रैंडफादर ने मुझे 10 दिन और रुकने के लिए बोला था, लेकिन मैं तो यहां पूरा 1 महीना ही रह लिया। सामने से काओ तेंग ने पूछा कि क्या अब तुम फिर से घूमते हुए लोगों का इलाज करने वाले हो। वनहुआ ने उसे बताया कि फिलहाल तो मैं थोड़ा वक्त अपने घर पे रुकने का प्लान बना रहा हूं। मेरे बड़े भाई हुआफेई की शादी होने वाली है। ये सुन काओ काओ वनहुआ को पकड़कर बोलने लगा कि अब तो तीनों भाइयों में सिर्फ तुम ही बचे हो। वनहुआ ने मुंह बनाते हुए कहा कि मेरा ख्याल मैं खुद ही रख लूंगा।
फिर उसने काओ काओ से कहा कि प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इंपीरियल महल अब और भी ज्यादा कैओटिक होने वाला है। ये सुन काओ काओ भी सीरियस होते हुए पूछने लगा कि अब ग्रैंडफादर के मरने के बाद वो और कितना केओटिक हो सकता है। वोनवा ने कहा कि अब उन यूनिक्स जिन्हें कि ग्रैंडपा ने सप्रेस कर रखा था, उनके अब तक भरे हुए इमोशंस जरूर बाहर आएंगे। काओ काओ ने आगे कहा कि लेकिन इन सब में एक चीज तो अच्छी हुई ही है, अब मुझे ग्रैंडफादर की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसके एक्सप्रेशन देख वोनवा ने मन ही मन कहा कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही ये काओ काओ अब तक अपने ग्रैंडफादर से दब कर रह रहा था। मुझे यकीन नहीं होता कि इसने यूनिक्स से इतनी नफरत होने के बाद भी अब तक खुद को होल्ड किया। फिर वो काओ काओ को ग्रीट करके वहां से निकल गया। वो वापस अपने घर जाते हुए रास्ते में सोच रहा था कि अगर ग्रैंडफादर के जिंदा रहते ही एम्परर मर गया होता तो हालत क्या होते। लेकिन अभी के केस में 10 अटेंडेंट्स का रिबेलियन होकर ही रहेगा। अगर मैंने इसमें दखल देने की कोशिश की तो सब कुछ बदल सकता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़कर अब तक जैसे जिता आया हूं वैसे ही आगे भी एक फिजिशियन के तौर पे ही जिता रहूंगा, जैसे कि ग्रैंडफादर ने कहा था। फिर हमें साल 188 के जुलाई महीने में हुआ रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हुआफेई की शादी हो रही थी। चियाओ काउंटी के गवर्नर हुआफेई ने अपने मास्टर गुआंगलू की बेटी बानही से शादी कर ली। थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने भी जाकर अपने भाई को कंग्रेचुलेट किया। वाफे हंसते हुए बोलने लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ग्रेट हुआ तो वो मुझे कंग्रेचुलेट कर रहा है। फिर उसने शातिर मुस्कान के साथ वोनहुआ से कहा कि अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि तुम अपने बड़े भाई से पहले शादी नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ तुम अकेले ही बाकी हो। ये सुनकर वोनहुआ चिढ़ गया। पीछे खड़ी सियोन भी उन्हें ही देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मुझे कोई शादी अटेंड किए काफी लंबा वक्त हो चुका है। वो दोनों भी काफी खुश दिख रहे हैं। मैंने इस सब से बचने के लिए सबको ये बोल रखा था कि मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है और अब तो मुझे कोई प्रपोज भी नहीं करता। लेकिन इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त में मैंने काफी सारी मेडिकल स्किल्स सीख ली है। तभी किसी की आवाज सुनकर वो चौंक गई। ये वनवा की माँ यानी कि मैडम हुआ होती है। वो सियोन से बोलने लगी कि तुम्हारी तो शादी की उम्र निकले भी अरसा हो चुका है। बेचारी सियोन उनकी बात सुनकर अपनी जगह पर ही जम गई। वो बहाना बनाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैडम हुआ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे सबसे छोटे बेटे की भी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसे भी जल्द ही निपटाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये बात जानकर राहत होती है कि तुम्हारे जैसी वंडरफुल यंग लेडी उसे कंपनी दे रही है। सियोन भी उनकी बातें सुनकर अपनी जगह पे ही जम गई। फिर वो उनकी बातों का मतलब जानने की कोशिश करते हुए सोचने लगी कि क्या इसका मतलब मैडम हुआ ने मुझे अप्रूवल दे दिया है। वहीं दूर खड़े वोनहुआ और वाफेई भी उन्हें ही देख रहे थे। वाफेई वोनहुआ को पकड़कर हंसते हुए बोलने लगा कि लगता है हमें जल्द ही एक और अच्छी खबर मिलने वाली है। वोनहुआ को उसकी बात समझ नहीं आई। वाफेई हंसते हुए पूछने लगा कि क्या अब मुझे सियोन को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना होगा? छोटे, अब तुम्हें भी खुद से कुछ करना होगा। अब तो हमारी माँ भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है। वनहुआ को यह सब काफी ट्रबलसम लग रहा था। फिर हमें साल 188 के नवंबर महीने में लोयांग सिटी का सीन दिखाया जाता है। वनहुआ फिर से काओकाओ से मिलने पहुंच चुका था। वो फ्रस्ट्रेट होकर काओकाओ को बता रहा था कि कैसे उसके घर वाले 3 महीनों तक उससे शादी की ही बातें करते रहे। सामने से काओकाओ भी हंसते हुए बोलने लगा कि तुम्हें अपने आसपास की लड़की पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वनहुआ उसकी बात सुनकर चिढ़ गया। उसने याद किया कि कैसे उसके घर वालों ने भी उसे इसी बात से परेशान किया था। फिर वो दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। वनहुआ को पता चला कि काओ काओ अभी भी 3 सालों से आर्मी अरेंजमेंट के कर्नल की ही पोस्ट पे था। उसने सोचा कि असल हिस्ट्री के मुताबिक तो इसे अब तक वापस से लुयांग में पोस्ट हो जाना चाहिए था। हिस्ट्री में इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि काओ काओ ने 10 अटेंडेंट्स के रिबेलियन में हिस्सा लिया था या नहीं। तभी काओ काओ ने वोनहुआ से कहा कि वैसे मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूं। ये सुन वोनहुआ सोचने लगा कि आखिर ये मुझे किससे मिलवाना चाहता है। तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खोल दिया। काओ काओ ने उसे युआन शाओ बुलाते हुए कहा कि तुम फिर से लेट हो चुके हो। वोनहुआ युआन शाओ का नाम सुनकर चौंक गया। युआन शाओ भी काओ काओ से बोलने लगा कि ये तो शुक्र मनाओ कि मैं ऐसी शैबी जगह पे तुमसे मिलने भी आया। ये सुन काओ काओ भी मुंह बनाते हुए उसे घमंडी कहने लगा। फिर युआन शाओ ने वोनहुआ को ग्रीट करते हुए बताया कि मेरा नाम युआन शाओ है और मैं सेंट्रल आर्मी का कर्नल हूं। वोनहुआ ने भी उसे ग्रीट किया। युआन शुओ आगे वोनहुआ से बोलने लगा कि मैंने तो सुना था कि लोग तुम्हें हुआतुओ बुलाते हैं, लेकिन लगता है कि तुम डीमंस को हैंडल करने में भी काफी एक्सपर्ट हो। मुझे नहीं पता कि तुम इस कमीने काओ काओ को कैसे हैंडल कर लेते हो। ये सुनकर काओ काओ भी चिढ़ गया। उसने वोनहुआ से कहा कि अगर ये कमीना युआन शाओ कभी बीमार होकर तुम्हारे पास आए तो भी उसका इलाज मत करना। वोनहुआ ऑकवर्डली हंसते हुए उन दोनों की लड़ाई सुनने लगा। उसने सोचा कि इनकी बातें सुनना अजीब है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से इनमें से एक सिरदर्द से और दूसरा खून की उल्टी करके मर गया था। इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इन दोनों ने 3 किंगडम्स के सबसे बड़े बैटल में लड़ाई की थी।
मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले साल होने वाले 10 अटेंडेंट्स के रिबेलियन को युआन शाओ के द्वारा सप्रेस कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक कंप्लीट फेलियर होगा। तभी युआन शाओ काओ काओ से बोलने लगा कि अब मुझे यहाँ बुलाने की असली वजह बताओ। तुम सिर्फ मुझे एक फिजिशियन से इंट्रोड्यूस करने के लिए तो बुलाने से रहे। ये सुन काओ काओ ने बताया कि इसकी वजह है फादर का कमांडेंट की पोजीशन से नीचे उतर जाना। वनहुआ ने भी ये जानकर सोचा कि तो इसका मतलब काओ तेंग के मरते ही जुगाओ को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। युआन शाओ भी समझ गया कि काओ काओ ने उसे यहाँ वनहुआ के लिए बुलाया है। उसने मुस्कुराते हुए उंगली के इशारे से बताया कि सिर्फ 2 बार। मैं युआन शाओ फ्यूचर में 2 बार वनहुआ की मदद करूंगा। ये सुन काओ काओ ने मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम 3 बार मदद करोगे। युआन शाओ ने बताया कि 3 बार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वहीं वनहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसे हेल्प करने की बातें क्यों कर रहे हैं। फिर उसे समझ आया कि ये लोग शायद ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी भी असिस्टेंट इंपीरियल सेंसरेट की पोस्ट जाने वाली है। युआन शाओ की फैमिली मडी स्ट्रीम नाम के फैक्शन की हेड है, इसीलिए यूनक्स भी बिना कुछ सोचे समझे उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं काओ काओ मुंह बनाते हुए युआन शाओ को थैंक्स बोल रहा था। वोनवा को भी ये देख अच्छा लगा कि काओ काओ उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। उसने सोचा कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना सोच उसने काओ काओ को आवाज लगाई। उसने काओ काओ से कहा कि अगर फ्यूचर में कभी आपकी जिंदगी खतरे में पड़े और आप किसी पे भरोसा ना कर पाओ तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज अपनी तलवार पहले मत उठाइएगा। इतना बोल वो हिस्ट्री याद करने लगा, जिसके हिसाब से 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसे काओ काओ की 3 काली हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसमें से एक इंसिडेंट था लू बोशे नाम की पूरी फैमिली का मर्डर, जो कि काओ काओ ने दोंगजुओ के पावर हासिल कर लेने के बाद किया था। इसे रोकने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा दोंगजुओ को लुआयांग सिटी में एंटर ही ना होने देना। लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर ये युआन शाओ उस दोंगजुओ को बुलाए ही ना। लेकिन इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये एक सस्पिशियस इंसान है, इसलिए दोंगजुओ का नाम लेना भी इसे शक में डाल सकता है। तभी काओ काओ ने पूछा कि खतरे के वक्त में पहले मेरी तलवार ना उठाने से तुम्हारा क्या मतलब। वोनहुआ ने बताया कि मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वैसी सिचुएशन में सोच समझकर काम लीजिएगा। इतना बोल वो मन ही मन पूछने लगा कि आखिर काओ काओ जो कि सबसे ज्यादा लॉयल था, उसने अपना मन कब बदला था। शायद उसने अपना मन उस लू बोशे फैमिली को मारने के बाद बदला था। तभी युआन शाओ ने भी कहा कि काओ काओ को बिना सोचे समझे काम करने की तो आदत ही है। फिर उसने वोनहुआ से कहा कि तुम जैसा मैंने सुना था वैसे ही समझदार हो, तो फिर तुम मुझे भी कोई एडवाइस क्यों नहीं देते। वोनहुआ ने झिझकते हुए उसे कहा कि मेरे जैसा एक आम इंसान आपको एडवाइस कैसे दे सकता है। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि अगर मैंने एडवाइस दे भी दी तो भी तुम उसे सुनने वाले तो हो नहीं। युआन शाओ ने भी वोनहुआ की बातें सुन उसकी तारीफ करते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा इंसान काओ काओ के अंडर काम करता है। ये सुन वनहुआ ने सोचा कि क्या ये काओ काओ को चेक करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी काओ काओ ने युआन शाओ को बताया कि वनहुआ मेरा स्वॉर्न ब्रदर है, लेकिन उससे पहले वो एक फिजिशियन है जो कि दुनिया घूमते हुए लोगों की जिंदगी बचाता है। इसलिए हुआ तो वो मेरे अंडर नहीं बल्कि आसमान के अंडर है। वोनहुआ को भी काओ काओ की बात काफी टचिंग लगी। फिर काओ काओ और युआन शाओ दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। थोड़ी देर बाद युआन शाओ वहां से निकलने लगा, लेकिन निकलने से पहले उसने वोनहुआ को बाय बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली मुलाकात किसी बैटलफील्ड में ना हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और हमें साल 189 का हुआ रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड यू वोनहुआ को आवाज लगा रहा था। वोनहुआ ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत की बात है। सामने से लॉर्ड यू ने बताया कि एम्परर लुहोंग मर चुके हैं। मैं ये बात आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन 10 यूनक्स का सर्वेलेंस बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वोनहुआ ने कहा कि तुम सही सलामत वापस आ गए, इतना ही बहुत है। फिर लॉर्ड यू ने वोनहुआ को आगे बताया कि मैं आपकी बताई हुई चीज अभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाया हूं। ये सुन वोनहुआ ने उसे वो चीज साल के अंत तक रेडी करने की रिक्वेस्ट की। लॉर्ड यू ने आगे पूछा कि क्या आपको वाकई में लगता है कि दुनिया केओस में जाने वाली है। वनहुआ ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि दुनिया ऐसे केओस से भरने वाली है जिसकी कंपैरिजन येलो टर्बन रिबेलियन से भी नहीं की जा सकती। ये सुन लॉर्ड यू ने परेशान होते हुए पूछा कि तो क्या फिर हमें यहां से भागने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। वनहुआ ने उसे बताया कि हर जगह बैटलफील्ड ही होने वाली है और कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि साल 189 के मई महीने में एम्परर लुहोंग गुजर गए। लुहोंग ने जाने से पहले 10 अटेंडेंट्स में से एक जियान शुओ से अपने बेटे प्रिंस लुशिए का ख्याल रखने के लिए बोला था, लेकिन जियान शु, जिसे कि दूसरे प्रिंस लुबियान के अंकल जनरल हेजिन से नफरत थी, उसने प्रिंस लुशिए को सपोर्ट करने के साथ हेजिन को मारने का प्लान बनाया। लेकिन पान यी नाम के वॉर मिनिस्टर ने उनका यह प्लान हेजिन को बता दिया, जिसे जानकर हेजिन ने जियान शुओ को मार दिया। इसके बाद हेजिन ने दूसरे प्रिंस लुबियान को एम्परर बनाने के लिए सपोर्ट किया। इसी बीच युआन शाओ
और कुछ और लोगों ने मिलकर हिजिन को 10 यूनिक्स को मारने के लिए मना लिया। इसके लिए युआन शाओ ने एक प्रॉपर प्लान भी बनाया। सबसे पहले उन्होंने सोल्जर्स को माउंटेन बैंडिट्स जैसा भेष पहनाकर उनके बेस में आग लगा दी और ऐसा दिखाया कि यह काम माउंटेन बैंडिट्स ने किया था। फिर उन्होंने हे जिन के अंडर के जनरल्स और कुछ वॉरलॉर्ड्स के साथ मिलकर माउंटेन बैंडिट्स का डर फैला दिया। इसके बाद उन्होंने एम्परर और 10 अटेंडेंट्स के द्वारा बनाई गई माउंटेन बैंडिट्स को अपीज करने वाली पॉलिसी का विरोध किया और उसे एक बहाने की तरह यूज करके 10 अटेंडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। फिर उन्होंने वॉरलॉर्ड्स के साथ मिलकर माउंटेन बैंडिट्स को भी सप्रेस करके इसे कवर अप कर दिया। लेकिन वहीं जो वॉरलॉर्ड्स लुयांग सिटी की ओर बढ़ रहे थे उन्होंने दोंगझुओ से हाथ मिला लिया। अभी वक्त चल रहा था साल 189 के अगस्त महीने की 25 तारीख। उस दिन 10 अटेंडेंट्स ने जनरल हेजिन का मर्डर करवा दिया। इससे गुस्सा होकर युआन शाओ और कुछ और लोगों ने अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर 10 अटेंडेंट्स और यूनिक्स का नरसंहार शुरू कर दिया। इस पूरी घटना में 2000 से भी ज्यादा यूनिक्स को स्लॉटर किया गया था। 10 अटेंडेंट्स में से एक झांग रांग जो कि अभी भी बचा हुआ था, उसने लू बियान जो कि अब एम्परर बन चुका था, उसे और उसके भाई लू शिए को धमकाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन युआन शाओ के उसके पीछा करने पर वो नदी में कूद गए। लेकिन दोंगझुओ ने लू बियान और लू शिए को सिक्योर कर लिया और उनके साथ वापस लोयांग सिटी पहुंच गया। उसने सितंबर के महीने में लू बियान को हटाकर लू शिए को एम्परर बना दिया। इसके बाद दोंगझुओ का ब्रूटल राज शुरू हो गया जहां उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। युआन शाओ जो कि उसके ऑपोजिशन में था, वो साउथ की ओर बोहाई प्रीफेक्चर में भाग गया ताकि वो अपनी खुद की फोर्स खड़ी कर सके। वहीं दोंगझुओ ने काओ काओ को अपनी तरफ करने के लिए उसे आर्म्ड कैवलरी के कर्नल के तौर पे अपॉइंट किया। लेकिन काओ काओ ने उसकी अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और वापस अपने होम टाउन चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गहरे जंगल के बीच दो बंदे दिखाई देते हैं। काओ काओ दोंगझुओ से बचते हुए लू बोशे के घर पहुंच चुका था। काओ काओ दोंगझुओ से इसीलिए बच रहा था क्योंकि उस ईरा में बिना हाई रैंकिंग ऑफिशियल की इजाजत के कैपिटल से बाहर जाना एक गद्दारी के तौर पे देखा जाता था। लू बोशे ने उस पर दया दिखाते हुए उसे अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे दी। फिर वो उसे कमरे में छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया। वहीं काओ काओ सोच रहा था कि मुझे दोंगझुओ को येलो टर्बन रिबेलियन के वक्त ही निपटा देना चाहिए था, लेकिन मैं अब भी उसे मारकर ही रहूंगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उसे बाहर से कुछ तलवार जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक बंदे ने किसी से कहा कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दो वरना वो भाग जाएगा। क्या तुम उसे बांधने के लिए रस्सी तो लाए हो ना? काओ काओ भी उनकी बातें सुनकर चौकन्ना हो गया। बाहर खड़े बंदे एक दूसरे को धीमी आवाज में बात करने के लिए बोल रहे थे। ये सब सुन काओ काओ मन ही मन बोलने लगा कि मुझे इंपीरियल महल छोड़ते ही पता चल गया था कि जहां भी मैं जाऊंगा वहां मुझे सिर्फ बैटलफील्ड ही मिलेगी और मैं बैटलफील्ड पे बिल्कुल भी हराया नहीं जाऊंगा। वहीं बाहर बैठा एक बंदा अपने चाकू की धार तेज कर रहा था। वो उस चाकू को देख मुस्कुराने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। काओ काओ ने तुरंत ही उस पर वार कर दिया। तभी बाकी के बंदे भी उसका नाम चिल्लाने लगे। वो लोग काफी सरप्राइज दिख रहे थे। काओ काओ ने उन्हें भी तुरंत ही खत्म कर दिया। उन्हें मारने के बाद उसने चैन की सांस लेते हुए सोचा कि बारिश के चलते मुझे इनकी चीखें भी नहीं सुनाई दी। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आई। ये एक बंधा हुआ सुअर होता है। ये लोग जो थोड़ी देर पहले रस्सी से बांधने की और भागने से रोकने की बातें कर रहे थे, वो सिर्फ एक सुअर के बारे में ही थी। काओ काओ को वोनहुआ की वो बात याद आने लगी कि जब तुम्हारी जान खतरे में हो और तुम किसी पे भरोसा न कर पाओ, तब अपनी तलवार पहले मत उठाना। अपनी गलती का एहसास करते हुए काओ काओ अपनी जगह पे ही जम गया। तभी लू बोशे भी वहां पर आ गया। वो वहां का नजारा देखकर खुद की आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। काओ काओ अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। फिर उसने लू बोशे से माफी मांगी। वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोलने लगा कि मैंने अपने शक के चलते तुम्हारी मेहमान नवाजी को धोखा दे दिया, लेकिन मेरे लिए दूसरों से धोखा खाने से बेहतर है दूसरों को खुद धोखा देना। इतना बोल उसने लू बोशे को भी खत्म कर दिया। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और साल 190 का जनवरी महीना शुरू हो जाता है। युआन शाओ के साथ मिलकर कई और वॉरलॉर्ड्स ने दोंगझुओ को हटाने के लिए आर्मी खड़ी कर ली थी। इस आर्मी के वैनगार्ड के तौर पे सुनजियान ने सबसे पहले अटैक किया। फिर हमें 4 दिन बाद उस आर्मी के बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ वहां पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। उसे मन ही मन थोड़ी राहत थी कि उसने इस चीज के लिए पहले ही तैयारियां कर ली थी। फिर वो थोड़ा परेशान होकर सोचने लगा कि ये हिस्ट्री से थोड़ा अलग हो रहा है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर गई। पास ही बैठा सुनजियान किसी बात पे बौखलाए जा रहा था। फिर उसने वोनहुआ से कहा कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूं। प्लीज उन फ्यूडल लॉर्ड्स को थोड़ी डांट लगाओ। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो कम से कम उसे सुनेंगे तो सही, क्योंकि तुम हुआ तुओ हो। उनमें से काफी सारे लोग तुम्हारे कर्ज में हैं। अगर हम लोग उस हुआ शियोंग को मार नहीं पाए तो हमारी आर्मी सिर्फ एक झुंड बनकर रह जाएगी। उसकी बात सुन वोनहुआ ने याद किया कि कैसे गुआनयू ने कुछ ही वक्त में हुआ शियोंग को खत्म कर दिया था। इतना सोच उसने सुनजियान की बात मान ली। फिर वो आर्मी के मेन कमांड पोस्ट की ओर जाने लगा।
उस टेंट के अंदर हुआशियोंग को ना हरा पाने की वजह से बहस चल रही थी। वोनहुआ को भी बाहर खड़े उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई। झांग फेई, लू बेई और गुआन यू ने खुश होते हुए वोनहुआ को ग्रीट किया। टेंट के अंदर बैठे काओ काओ ने भी वोनहुआ की आवाज सुन ली थी। उसे अपना वो लूबोशे फैमिली का मर्डर करने वाला सीन याद आ गया। वो तुरंत ही वहां से निकलने लगा। उसका भाई भी उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाने लगा। काओ काओ उस इंसिडेंट के बाद वोनहुआ को मिलने से काफी एम्बैरस फील कर रहा था। वहीं वोनहुआ अभी भी लू बेई से बातें कर रहा था। उसने झांग फेई को एक गवर्नर को पिट देने के लिए थोड़ी डांट भी लगाई। थोड़ी देर बाद उनकी बातों से वोनहुआ हैरान होकर सोच रहा था कि सब कुछ हिस्ट्री से अलग हो रहा है। इतना सोच उसने उन लोगों से थोड़ी देर रुकने के लिए बोला, क्योंकि उसे यकीन था कि काओ काओ जल्द ही उन्हें बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। वोनहुआ अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। काओ काओ अब तक बाहर नहीं निकला था। वोनहुआ ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यहीं खड़े खड़े ही काफी देर हो जाएगी। इतना सोच उसने टेंट का पर्दा हटाते हुए युआन शाओ को ग्रीट किया। उसने उसे बताया कि मैंने सारे सोल्जर्स का इलाज कर दिया है। वहीं युआन शुओ उसे देख थोड़ा गुस्सा होकर मन ही मन बोलने लगा कि आखिर एक फिजिशियन की ऐसे ही अंदर घुस आने की हिम्मत भी कैसे हुई। तभी किसी ने वोनहुआ को आवाज लगाई। वहां खड़ा गवर्नर लू दाई वोनहुआ से बोलने लगा कि हमें मिले काफी लंबा वक्त हो चुका है। वोनहुआ को भी याद आया कि कैसे उसने येलो टर्बन रिबेलियन के वक्त लूदाई को पेट में लगे तीर से मरने से बचाया था। इसके बाद वहां खड़े और लोग भी मुस्कुराते हुए खुद को वोनहुआ से इंट्रोड्यूस करने लगे, लेकिन युआन शुओ अभी भी इस सबसे थोड़ा इरिटेटेड था। फिर वो स्मर्क करते हुए वोनहुआ से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ की एक उंगली दिखाकर मन ही मन कहा कि तुम्हें यहां से बाहर ना भगाना मेरी सबसे पहली मदद है। वोनहुआ भी ये देख अनॉयड होकर सोचने लगा कि ये बिल्कुल एक कमीना है। फिर उसने पास ही खड़े उन तीनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये मेरे कुछ दोस्त हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग दोंग झुओ से लड़ाई करने में कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं। युआन शाओ भी उसकी बात पे विचार करने लगा। बाकी के लोग भी बोलने लगे कि ये अगर वोनहुआ के दोस्त है तो इनमें जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमांडर्स होंगे। फिर उनके पूछने पर वोनहुआ ने बताया कि ये तीनों ही भाई हान इंपीरियल फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। ये सुन वहां खड़े सारे लोग काफी खुश हो गए। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सब डरने लगे। युआन शाओ ने वोनहुआ को बताया कि तुम इंपीरियल फैमिली के डिसेंडेंट तो ले आए हो, लेकिन जैसा कि तुम देख ही सकते हो यहाँ के हालत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी बाहर खड़ा वो बंदा फिर से उन्हें गद्दार कमीने कहकर चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो तुरंत ही गेट खोलकर खुद को सरेंडर कर दो, वरना मैं हुआ शियोंग अपने इस भाले पे तुम्हारा सिर लटकाकर ग्रैंड कमांडेंट दोंग झुओ के सामने पेश करूंगा। क्या तुम कायरो को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? उसकी आवाज सुन अंदर खड़े सारे वॉरलॉर्ड्स कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए उससे लड़ने की बात को टालने लगे। ये देख वोनहुआ ने सोचा कि ऐसे वक्त पे काओ काओ को इन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन आखिर वो है कहाँ। तभी युआन शाओ ने उन वॉरलॉर्ड से कहा कि हुआ तो वो खुद हमारी पोस्ट पे आया है, इसलिए हमें एक बार उसका ओपिनियन भी सुन लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास इस सिचुएशन को सुलझाने का कोई तरीका है वोनहुआ? या फिर क्या तुम खुद हुआ शियोंग को मारने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि उसकी सरनेम भी तुम्हारी तरह हुआ ही है। वोनहुआ ने यह सुन परेशान होते हुए मन ही मन कहा कि अब मेरे पास ये करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इतना सोच उसने तुरंत ही उन तीनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे पास इसके लिए एक बेहतर सोल्यूशन है। लू बेई उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि क्या वोनहुआ हमें एक मौका देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हमसे थोड़ी भी गलती हुई तो हमें कच्चा चबा लिया जाएगा। तभी वोनहुआ ने उसे शांत करवाते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर भरोसा रखना चाहिए। लू बेई को भी उसकी बात सही लगी। उसने गुआन यू को देखते हुए मन ही मन कहा कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तभी गुआन यू ने आगे बढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसे देख वहां खड़े वॉरलॉर्ड्स मुंह बनाकर बोलने लगे कि आखिर अब ये कौन है। गुआन यू ने आगे कहा कि प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं उस हुआ शियोंग का सिर यहां सबके सामने लाकर रख दूंगा। ये सुन सारे वॉरलॉर्ड्स उसकी बात को नॉनसेंस बोलने लगे। वो बोलने लगे कि आखिर तुम्हारे जैसा एक आम सा मैजिस्ट्रेट का ऑफिसर क्या ही कर पाएगा। वोनहुआ को भी उनकी बातें काफी फ्रस्ट्रेट कर रही थी। तभी लू बेई ने आगे आते हुए कहा कि हाँ, ये बात सच है कि गुआन यू एक आम सा कैवलरी जनरल है, लेकिन क्या ये और भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। युआन शाओ को भी उसका आइडिया काफी अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ एक बेनाम जनरल मारा जाएगा और इससे आर्मी का मोराल भी कम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। लू बेई ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं खुशी खुशी अपना सिर आपको दे दूंगा। युआन शाओ आगे बोलने लगा कि तुम्हारे साथ साथ वोनहुआ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी वो वोनहुआ को एक कप में वाइन निकालता देख पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। वोनहुआ ने उसे बताया कि मैं वाइन निकाल रहा हूं।
ये देख गुआन यू ने वोनवा से कहा कि फेयरवेल ड्रिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने से वोनवा ने उसे बताया कि ये फेयरवेल ड्रिंक नहीं बल्कि कॉन्ग्रेचुलेटरी ड्रिंक है। तुम इस वाइन को वापस आने के बाद पी सकते हो। गुआन यू भी उसकी बात समझ गया। उसने टेंट से बाहर निकलते हुए कहा कि मैं इस वाइन के ठंडा होने से पहले ही वापस लौट आऊंगा। वोनवा भी मुस्कुराकर जाते हुए गुआन यू को देखने लगा। वहीं पास खड़ा युआन शाओ मन ही मन बोल रहा था कि घमंड की भी कोई हद होती है। क्या इसे पता नहीं है कि अगर गुआन यू फेल हो गया तो इसे लू बेई से भी ज्यादा पूछपरछ की जाएगी? या फिर क्या इसे ऐसा लगता है कि इसके पास मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन है तो कोई इसे कुछ कर नहीं पाएगा? काउकाओ भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहां नहीं है। अगर ये फेल हुआ तो ये भूखे भेड़िए इसे कच्चा चबा जाएंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग नजारा होगा। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। वहां खड़े वॉरलॉर्ड्स परेशान होकर पूछने लगे कि क्या गुआन यू इतना जल्दी मर गया? कोई बोल रहा था कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। युआन शाओ, अब हम आगे क्या करेंगे? तभी झांग फेई और वोनवा के चेहरे पर उसे देखकर चैन की मुस्कान आ गई। गुआन यू वहां हुआशियोंग का सिर पकड़कर खड़ा था। सारे लोग ये नजारा देखकर चौंक गए। लूबेई भी काफी खुश हो गया। तभी पीछे से वोनवा ने उसे वाइन देते हुए कंग्रेचुलेट किया और बताया कि तुम्हें यह वाइन अपने छोटे भाई को दे देनी चाहिए। फिर लूबेई ने अनाउंस किया कि जनरल गुआन यू दुश्मन कमांडर हुआ शियोंग का सिर लेकर वापस आ चुके हैं, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। सारे लोग लूबेई की तारीफें करने लगे। वहीं युआन शाओ के मन में अभी भी कुछ और ही चल रहा था। लूबेई भी टेंट के बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगा। उसने बाहर जा रहे वोनहवा को मन ही मन थैंक यू कहा। वहीं बाहर वोनहवा सोच रहा था कि काओकाओ के यहां ना होने की वजह से ही मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, लेकिन आखिर वो है कहां? वहीं छिपकर उसे देख रहा काओकाओ भी वहां से जाने लगा। वो मन ही मन वोनहवा से माफी मांग रहा था। इसके बाद उनकी लड़ाई लूबू नाम के बंदे से हुई, जिसने कि उनके काफी सारे जनरल्स को हरा दिया। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में झांग फेई, लूबे और गुआन यू ने साथ मिलकर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद युआन शाओ की फोर्सेस ने दोंग झुओ की आर्मी का पीछा करते हुए उन पर अटैक किया। वोनहवा भी उनके साथ ही घूमता हुआ उनका इलाज किए जा रहा था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। युआन शाओ और बाकी के वॉरलॉर्ड्स अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। वोनहवा भी अपने डिसाइपल्स के साथ वो नजारा देख रहा था। दोंग झुओ ने पूरी की पूरी लोयांग सिटी को ही जला दिया। उसने लोयांग सिटी को जलाकर चांगान नाम की सिटी को नया कैपिटल बना दिया। वोनहवा अपने सामने का नजारा देख सोच रहा था कि इसे खुद की नजरों से देखना और भी ज्यादा डेवस्टेटिंग है। उस कमीने दोंग झुओ ने बहुत से लोगों को मारा है, और आखिर काओ काओ कहाँ है? इतना सोच उसने गवर्नर लूदाई को आवाज लगाई। उसने उनसे काओ काओ के बारे में पूछा। सामने से लूदाई ने बताया कि काओ काओ तो बोल रहा था कि वो दोंग झुओ को मारने के लिए वेस्ट की ओर जा रहा है। ये सुनकर वोनहवा चौंकते हुए सोचने लगा कि अभी से अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शूरोंग के द्वारा हरा दिए जाएंगे। इस वक्त काओ काओ को यहां होना चाहिए था और ज्यादा ट्रूप्स इकट्ठा करने का सजेशन देना चाहिए था, लेकिन वो अब तक दिखा क्यों नहीं? अगर सब कुछ हिस्ट्री के मुताबिक ही हुआ तो वो किसी ना किसी तरह सरवाइव कर ही लेगा, लेकिन मुझे फिर भी कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। इतना सोच उसने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स से कहा कि ज्यादा से ज्यादा फिजिशियंस को इकट्ठा करके घायल लोगों का जल्दी से इलाज करो। फिर उसने लॉर्ड यू से कुछ लोग इकट्ठा करने के लिए रिक्वेस्ट की। सामने से लॉर्ड यू ने पूछा कि आप आखिर क्या करने का प्लान बना रहे हैं? वनहुआ ने उसे बताया कि हम लोग बयान रिवर की ओर जा रहे हैं। काओ काओ खतरे में है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये जगह होती है हेनान प्रीफेक्चर की शिंग्यांग काउंटी। काओ काओ चिल्लाते हुए अपने सोल्जर्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर देने लगा। उसका ऑर्डर सुन सब लोग वहां से भागने लगे। काओ काओ ने अपने पास ही आ रहे इंचो से कहा कि हमें भागने का रास्ता ओपन करना होगा। उसकी बात सुन इंचो ने अपना रास्ता बदलते हुए उसे बताया कि मैं तुमसे हेनेई प्रीफेक्चर में मिलूंगा। वहीं काओ काओ इरिटेट होते हुए सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुबु खुद इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तभी उसकी तरफ बहुत सारे तीर उड़ते हुए आने लगे। उन तीरों से उसका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और उसे भी कुछ तीर लग गए। इससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये देख कुछ सोल्जर्स तलवार लिए उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन तभी कोई अपना घोड़ा लेकर वहां पहुंच आया। उसने एक ही वार में उन सोल्जर्स को खत्म कर दिया। फिर वो काओ काओ के सामने घोड़े से नीचे उतर गया। उसने हंसते हुए काओ काओ से कहा कि अब ऐसे ही पैथेटिक होकर वहां बैठना छोड़ो और खड़े हो जाओ। तुम्हें मरने से पहले मेरे सारे पैसे वापस चुकाने होंगे। दरअसल ये बंदा काओ काओ का कजन काओ होंग होता है, जो कि काओ काओ की आर्मी का फाइनेंस मैनेज करता है। काओ काओ ने भी उसे मजाक में जवाब देते हुए बताया कि वो पैसे देने में तो मुझे 100 साल लग जाएंगे। काओ होंग ने उसे घोड़े पे बैठाते हुए कहा कि फिर तो तुम ऐसी जगह पे नहीं मर सकते। इतना बोल उसने उस घोड़े को वहां से भगा दिया। तभी उसे पीछे से कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई देने लगी। वो हंसते हुए उन्हें देखने लगा। वो बोल रहा था कि ये दुनिया काओ होंग के बिना तो रह सकती है, लेकिन काओ काओ जैसा हीरो इस दुनिया के लिए ज्यादा जरूरी है। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है।
काओ होंग अभी भी उन सोल्जर्स से लड़ाई किए जा रहा था, लेकिन अब वो काफी थक चुका होता है। वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। तभी किसी ने उसकी थाई पे हमला कर दिया। थाई पे चोट लगते ही वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने अपने सामने तलवार लेकर खड़े सोल्जर को देख सोचा कि शायद मैं अपने पैसे वापस नहीं ले पाऊंगा। तभी उस बंदे के हाथ से तलवार छूट गई और वो कराहने लगा। काओ होंग भी ये देखकर सरप्राइज था। वो अपने सामने लड़ाई कर रहे झांग गुई और लॉर्ड यू को देख सोचने लगा कि क्या ये रेस्क्यू फोर्स है? मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन यही मेरा चांस है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं फिर से काओ काओ से रियूनाइट कर पाऊंगा। तभी किसी ने उसे खड़ा होने से मना करते हुए बताया कि हम जल्द ही इससे निपट लेंगे। काओ होंग ये सुन बोलने लगा कि मेरा भी खुद का कोई प्राइड है। मैं ऐसे ही बैठे बैठे मदद कैसे पा सकता हूं? ऐसा करना आप लोगों के प्रति डिसरिस्पेक्ट होगा। वैसे मेरे बेनिफैक्टर, आपका नाम क्या है? ये सुन सामने खड़ा बंदा अपना मास्क उतारने लगा। उसने बताया कि मेरा नाम हेमान है। ऐसे ही हेमान ने काओ होंग की जान बचा ली। फिर शाम हो जाती है और हमें आर्मी का बेस कैंप दिखाया जाता है। अंदर कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे। काओ होंग ये सुनकर खुश हो गया कि वो रेस्क्यू फोर्स भेजने वाला बंदा वनहुआ था। वनहुआ गुस्से से उसे पट्टी बांधते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम्हें इतनी चोट लगने तक लड़ते रहने की क्या जरूरत थी? फिर उसने काओ होंग से थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। काओ होंग अपने पास देखते हुए पूछने लगा कि क्या काओ काओ भी ठीक तो हो जाएगा ना? वोनहुआ ने याद करते हुए मन ही मन कहा कि काओ होंग के एफर्ट्स की वजह से काओ काओ को वक्त रहते इलाज मिल पाया। थोड़े आराम और रिकुपरेशन के साथ वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वो काओ काओ के पास जाकर बोलने लगा कि इसे तो कब का होश में आ जाना चाहिए था। ये पक्का सोने का नाटक कर रहा है। ये सुन काओ काओ ने अपनी आंखें खोलकर पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता? वोनहुआ ने बताया कि तुम्हारे सांस लेने से। फिर उसने हेमान और काओ होंग से खुद को थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बाद वो काओ काओ से पूछने लगा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता? ये राहत की बात है कि कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ। तभी काओ काओ को फिर से उस दिन का लू बोशे फैमिली का मर्डर वाला सीन याद आने लगा। उसने वोनहुआ को बताया कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वोनहुआ ने भी ये सुन सीरियस होते हुए सोचा कि तो इसका मतलब इसने अपनी तलवार उठा ही ली। शायद इसीलिए ये मुझे अब तक अवॉइड कर रहा था। काओ काओ ने आगे कहा कि मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने क्लोज फ्रेंड को मारने की और तुम्हारी सलाह याद ना कर पाने की बात से भी ज्यादा इस बात से डर लग रहा है कि वैसा करते वक्त मुझे काफी शांति का एहसास हुआ था। इतना बोल काओ काओ अजीब तरीके से स्माइल करने लगा। तभी वोनहुआ ने चिल्लाते हुए उसे रुकने को बोला। उसने आगे कहा कि तुमने जो किया है उसके लिए अगर तुम घुटनों पे गिरकर माफी मांगो तो भी वो कम ही पड़ेगा। ऐसी बातें दोबारा कभी मत बोलना। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें शांति का एहसास हुआ? कम से कम तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। खुद को संभालने की कोशिश करो। क्या तुम हिस्ट्री में एक मैडमैन की तरह याद रखे जाना चाहते हो? काओ काओ मैडमैन वाली बात पर गहराई से सोचने लगा। उसे यह बात बहुत ही परेशान कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। ये देख वोनहुआ ने उसे हिलने से मना किया। फिर काओ काओ कांपते हुए बोलने लगा कि मुझे जिससे माफी मांगनी चाहिए वो तो पहले ही मर चुका है, तो अब मैं और क्या कर सकता हूं? ये सुन वोनहुआ ने मन ही मन कहा कि अगर ये मुझ पर होता तो मैं इसे उसके किसी ब्लड रिलेटिव को ढूंढकर माफी मांगने के लिए बोलता, लेकिन उसके पास माफी की डिमांड करने का कोई भी हक या अथॉरिटी नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ईरा में काओ काओ एक चालाक हीरो बनता है या एक समझदार रूलर। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो हिस्ट्री में हुआ शूजो का मैसेकर रोकना ही होगा। इससे आम लोगों को मिलाकर कम से कम दसों हजारों लोगों की जिंदगियां बच जाएगी, वो पॉलिटिकल हो या पर्सनल, लेकिन मुझे उसे रोकना ही होगा। इसीलिए मैं लू बोशे फैमिली वाला इंसिडेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी बहुत कम इंफॉर्मेशन थी जो मैं काओ काओ को दे सकता था। मैंने चीजों को किस्मत के हिसाब से होने दिया, लेकिन मैं काओ काओ को किसी भी हाल में बर्बादी की ओर बढ़ने नहीं दे सकता। इतना सोच उसने काओ काओ से कहा कि जो पहले ही हो चुका है उसे दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जरूरी चीज ये है कि जो हो चुका है उसे ठीक कैसे किया जाए। उस दिन तुमने जो गुनाह किए थे और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आए थे उसे कभी भी मत भूलना। तुम्हें वो पाप अपनी पूरी जिंदगी तक कैरी करने होंगे। काओ काओ ने कहा कि ये तो मैं जरूर करूंगा। वोनहुआ ने आगे पूछा कि क्या अगर 10 अटेंडेंट्स तुमसे अपनी पूरी जिंदगी पश्चाताप में जीने के लिए बोलते तो तुम उसे एक्सेप्ट करते? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिसे देखकर दुनिया में हर कोई कह सके कि ये होता है असली पश्चाताप। काओ काओ, तुम्हें किसी भी हाल में हिस्ट्री में एक गुनहगार के तौर पे दर्ज नहीं होना। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। उस आर्मी ने दोंगजुओ से लड़ाई करना बंद कर दिया था, इसलिए वोनहुआ वापस से अपने घर चियाओ काउंटी की ओर जा रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काओ काओ के हारने के बाद सब लोग आगे बढ़ना बंद कर देंगे। शायद इससे काओ काओ ही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। उसने दोंगजुओ से लड़ाई करने के लिए फोर्सेस तो इकट्ठा की,
लेकिन वो लोग आखिर में सिर्फ अपनी इच्छाओं के चलते ही साथ में काम कर रहे थे। अब अलाइड फोर्सेस डिसॉल्व हो जाएगी और वॉरलॉर्ड्स के बीच दुश्मनी शुरू हो जाएगी। असली बैटल उसके बाद शुरू होगा। हर तरफ वो लोग आपस में ही लड़ाई करने लगेंगे। अभी तो शायद सुन जियान को वो इंपीरियल सील मिल गया होगा, लेकिन आखिर में वो युआन शाओ के भाई युआन शू के हाथों में ही जाएगा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये सब सोच ही रहा था कि कुछ देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। वो अपने घर हुआ फैमिली रेजिडेंस पहुंच चुका था। म्यूंग ईल उसके घर के सामने खड़ा उसे ग्रीट कर रहा था। उसने वोन्हुआ से बिना बताए आने के लिए माफी मांगी। थोड़ी देर बाद आराम से बैठते हुए वोन्हुआ ने म्यूनगिल से वहां आने की वजह पूछी। म्यूनगिल ने उसे बताया कि मैंने हाउस सेक्ट को अपने अंडर ले लिया है। वोन्हुआ को भी याद आया कि ये तो वही चोस्योल का बताया हुआ हाउस सेक्ट है जो ब्रोथल्स की मदद से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसने म्यूनगिल से पूछा कि क्या तुमने ये सब टाइपिंग कल्ट के वक्त से ही शुरू कर दिया था? म्यूनगिल ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने आगे बताया कि जब मैंने आपका नाम लिया तो उस सेक्ट की चोस्योल नाम की डिसाइपल ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया। वोन्हुआ बोलने लगा कि तो फिर इसका मतलब अब सारी इंफॉर्मेशन आप तक आराम से पहुंच जाती होंगी। सामने से म्यूनगिल ने बताया कि मैंने हिस्टोरियंस मर्चेंट ट्रूप पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। वोन्हुआ को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ये देख म्यूनगिल ने उसे बताया कि हिस्टोरियंस मर्चेंट ट्रूप लोयांग सिटी का सबसे बेस्ट मर्चेंट ट्रूप है। उन्हें 10 अटेंडेंट्स का फुल सपोर्ट मिला हुआ था। वो इतना बड़ा मर्चेंट गिल्ड था कि इंपीरियल महल का आधा सप्लाई तो सिर्फ वो लोग ही संभालते थे। ये सुन वोन्हुआ ने आगे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि लेकिन 10 अटेंडेंट्स के फॉल के बाद उनकी पावर पक्का चली गई होगी और अब तो लोयांग सिटी भी सिर्फ राख बनकर ही रह गई है। लेकिन यह भी एक राहत की बात है कि वो लोग दोंग जुओ के हाथ नहीं लगे। इससे अब हम लोग हिस्टोरियंस मर्चेंट ट्रूप के सारे नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज को अब्जॉर्ब कर पाए। म्यूंगिल ने आगे बताया कि मेरा वर्चुअस फ्लावर नाम का मर्चेंट ट्रूप उन्हें अब्जॉर्ब करने के बाद 3 सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप्स में से एक बन चुका है। ये सब कुछ सिर्फ आपकी फोरसाइट से ही पॉसिबल हो पाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हाउस सेक्ट और इस मर्चेंट ट्रूप को एक्सेप्ट करें। वोन्हुआ उसकी बात सुनकर भौचक्का रह गया। वो खड़ा होते हुए बोलने लगा कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैं उन्हें कैसे मैनेज कर पाऊंगा? म्यूनगिल ने उसे चिंता न करने को बोलते हुए कहा कि इसका सारा मैनेजमेंट हम लोग संभाल लेंगे। हम लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। वोन्हुआ ने भी सोचा कि इस केओटिक वक्त में पैसे और इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन फिर भी मुझे एंग्शियस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस वॉर के केओस में गिरता चला जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे पावर तो चाहिए ही होंगी। इतना सोच उसने म्यूंग ईल को ग्रीट करते हुए मुस्कुराकर कहा कि चलो इसे साथ में संभालते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई देता है। वोन्हुआ अपने घर के बैकयार्ड में खड़ा अंगड़ाई ले रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। यीजी चिल्लाते हुए वोन्हुआ को ग्रीट कर रहा था। वोन्हुआ ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर खड़े यीजी ने चिल्लाते हुए अपने सोल्जर्स से वोन्हुआ को ग्रीट करने के लिए बोला। ये सुन सारे सोल्जर्स अपने घुटनों के बल बैठते हुए वोन्हुआ को ग्रीट करने लगे। वोन्हुआ ये देख काफी कंफ्यूज्ड था। वो इन सब से काफी बौखला गया। इसके कुछ वक्त बाद सुनजियान एम्परर का इंपीरियल सील लेकर लोयांग सिटी से भाग गया। इससे गुस्सा होकर युआन शाओ ने लूबाओ नाम के गवर्नर को सुनजियान पे हमला करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे जैसे वॉरलॉर्ड्स का फूड सप्लाई खत्म हुआ, वो लोग आपस में ही रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करने लगे। वोन्हुआ को इस सब के बारे में पहले से ही पता था। तभी हमें हुआ फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई वोन्हुआ को ग्रीट कर रहा था। उसके सामने खड़ी एक बच्ची उससे खुद को डिसाइपल के तौर पे रख लेने की रिक्वेस्ट कर रही थी। ये देख वोन्हुआ ने पूछा कि लेकिन तुम हो कौन? उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम सारा है और मैं हिस्टोरियंस मर्चेंट ट्रूप में सबसे यंगेस्ट हूं। प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। वोन्हुआ ने भी म्यूनगिल की किसी को भेजने वाली बात याद कर परेशान होते हुए अपना सिर पिट लिया। सारा उसे बता रही थी कि मैं एक फिजिशियन बनना चाहती हूँ। वोन्हुआ के लिए पहले से ही 3 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सारा को मना करने लगा। लेकिन तभी सारा ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि मुझे पहले अपना पोस्चर ठीक कर लेना चाहिए। ये देख वोन्हुआ ने इरिटेट होकर कहा कि तुम्हें अपने पेरेंट्स और एम्परर के अलावा किसी के भी आगे ऐसे नहीं झुकना चाहिए। सारा ने बताया कि लेकिन मास्टर के सामने तो झुक ही सकते हैं ना। ये सुन वोन्हुआ ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा कि अभी मैं तुम्हारा मास्टर बना भी नहीं हूं। सारा उससे रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन वोन्हुआ ने फिर भी मना कर दिया। ये देख सारा मुंह बनाते हुए बोलने लगी कि ये तो जैसा म्यूंग ईल अंकल ने बोला था उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो बोला था कि अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बना लेंगे तो मेरे फादर आपको मर्चेंट ट्रूप देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। वोन्हुआ ये सुन भौचक्का रह गया। वो सोचने लगा कि तो क्या इसका मतलब ये सब एक डील थी? तभी सारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। मुझे अपने फादर को कन्विंस करने में भी आधा साल लग गया था, इसलिए मैं यहां भी 1 साल के लिए तो घुटनों पे बैठ ही सकती हूँ। मैं आपको अपना रेजोल्यूशन दिखाकर ही रहूंगी। वोन्हुआ का ये देख दिमाग घूमे जा रहा था। इस केओस के वक्त में उसके पास डिसाइपल को पढ़ाने का टाइम नहीं था।
ये सोच उसने सारा को घर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन सारा ने तुरंत ही उसे मना कर दिया। वनवा ने उसे कई तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन सारा हर हाल में ऐसे ही घुटनों के बल बैठे रहने के लिए तैयार थी। ये देख ओबो सियोन से बोलने लगा कि लगता है अब तुम्हारी यंगेस्ट की पोजीशन जाने वाली है। वहीं वोनवा गुस्से से सारा को बोलने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कभी भी अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। सामने से सारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मैं जब आप देख ना रहे हो तब ऐसे घुटनों के बल बैठूंगी। ये सुन वोनवा ने अपना सिर पिट लिया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, फिर 10 दिन बीत जाते हैं, और 14 दिन बाद भी सारा बारिश के बीच ऐसे ही घुटनों के बल बैठी थी। फिर हमें 15वें दिन का सीन दिखाया जाता है। वोनवा बारिश की वजह से बीमार हो चुकी सारा को डांट लगा रहा था। फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कुछ डिसाइड किया। उसने सारा से पूछा कि तुम मेडिकल आर्ट सीखने के लिए इस हद तक क्यों जा रही हो? सारा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि मैं ये पहली बार मेडिकल आर्ट्स नहीं सीख रही। मैं पिछले 10 सालों से जिनचोंग नाम के फिजिशियन से मेडिकल आर्ट्स सीखती आ रही हूँ। लेकिन जब लुओयांग सिटी को जलाया गया तब फिजिशियन जिन गुजर गए। मैं कोर्ट फिजिशियन बनना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं एक लड़की हूँ। हालांकि फीमेल फिजिशियंस तो पहले भी हुआ करती थीं, लेकिन उनके मना करने के बाद मेरा मेडिकल आर्ट्स के प्रति पैशन और भी ज्यादा बढ़ गया। और जब म्यून गिल ने कहा कि वो आपको जानते हैं तो मैंने भी अपने फादर से आपकी डिसाइपल बनने के लिए प्रेशराइज किया। आखिर में आप हुआतुओ हैं, ऐसा मौका मुझे बार बार थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। वोनवा को भी उसकी डिटर्मिनेशन काफी इंप्रेसिव लगी। उसने सारा से कहा कि अगर ऐसा ही है तो मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले प्रोबेशन से करेंगे। फिर सीन चियाओ काउंटी की ही ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप पे शिफ्ट होता है। किसी ने ब्लैकस्मिथ प्योचुंग को आवाज लगाई। प्योचुंग भी वोनवा को वहां आया देखकर खुश हो गया। फिर वोनवा ने उसे ग्रीट करते हुए पूछा कि क्या मैंने जो चीज बनाने के लिए बोला था वो रेडी हो गई? प्योचुंग ने पास ही रखे टूल्स की ओर इशारा करते हुए बताया कि मैंने पूरे 50 सेट्स रेडी कर लिए हैं। ये देख वोनवा ने भी उसे थैंक यू कहा। आगे प्योचुंग ने पूछा कि लेकिन इन्हें यूज कौन करेगा? वोनवा ने ईविल स्माइल के साथ बताया कि मैं किसी को तैयार करने वाला हूं। ये देख प्योचुंग भी समझ गया कि शायद वोनवा ने कोई नया डिसाइपल लिया है। फिर उसने वोनवा को बताया कि आपने जो आर्मर बनाने के लिए बोला था उसमें अभी 1 महीना और लगेगा। दरअसल वोनवा ये आर्मर यीजी और उसके सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए बनवा रहा था। फिर प्योचुंग ने वोनवा की ओर कुछ बढ़ाते हुए बताया कि आपने जो चीज अलग से बनवाने के लिए बोला था वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखकर वोनवा खुश हो गया। उसने लॉर्ड यू और झांग गुई को आवाज लगाई। उसने उन्हें तलवारें दिखाते हुए उसे ले लेने के लिए कहा। उसने उन्हें बताया कि ये हाई क्वालिटी के लोहे से बनाई गई है। लॉर्ड यू और झांग गुई भी वोनहुआ को ग्रीट करते हुए बोलने लगे कि हम आपके लिए जान भी दे देंगे। वोनहुआ ने उन्हें बताया कि ये मैंने तुम्हें सरवाइव करने के लिए दिया है। फिर हमें हुआ फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ सारा को बता रहा था कि अब तुम्हें बेसिक चीजों से शुरुआत करनी होगी। सारा ने मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने बताया कि वैसे तो मैंने सुबह से ही इसकी शुरुआत कर दी है। मैंने सारे जार्स में पानी भर दिया है और किचन के लिए लकड़ियां भी तैयार कर दी है। क्या अब मुझे डिनर होने तक सिलाई भी करनी होगी? ये सुन वोनहुआ ओबो को देखने लगा। ओबो ने तुरंत ही डरते हुए बताया कि मैंने इसे ये सब करने के लिए नहीं बोला था। फिर वोनहुआ सारा से बोलने लगा कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है, ना कि नौकर। सारा ने कहा कि मेरे पिछले मास्टर ने मुझसे सबसे पहले यही काम करवाए थे। ये सुन वोनहुआ ने उसे बताया कि लेकिन मेरे यहां तुम्हें ये सब नहीं करना है। फिर उसने काफी सारे स्क्रोल्स लाकर उनके सामने पटक दिए। उसने उन्हें बताया कि तुम सब लोगों को थ्योरी पढ़नी होगी। मैं शाम को तुम्हें चेक भी करूंगा। ये सुनकर उसके सारे डिसाइपल्स के होश उड़ गए। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। सारा पढ़ाई करते करते बेहाल हो चुकी थी। उसने ऑलरेडी कई 100 स्क्रोल्स पढ़ लिए थे। ऊपर से वोनहुआ भी हर शाम उनकी पढ़ी हुई चीजों की टेस्ट लेता था। जोंगजिंग भी उन्हें मेडिसिन के बारे में काफी स्ट्रिक्टली पढ़ा रहा था। सारा को वो भी बहुत स्कैरी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे इन सब में काफी मजा आ रहा था। सब लोग उसकी एक्साइटमेंट साफ साफ देख पा रहे थे। वोनहुआ भी उसके लिए खुश था। उसने सियोन से उसके इस बारे में विचार पूछे, लेकिन सियोन सिर्फ छोटा सा हाँ में जवाब देकर वहां से जाने लगी। वोनहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। ओबो भी मन ही मन अपने मास्टर के लिए परेशान हो गया। ऐसे ही उन लोगों की पढ़ाई चलती जा रही थी। सियोन भी सारा को स्टिचिंग सिखा रही थी। वोनहुआ भी सारा को पर्सनली पढ़ा रहा था। सारा इससे काफी खुश थी। वहीं बाहर खड़ी सियोन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे वोनहुआ के नए डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की वजह से कुछ अजीब फील हो रहा था। तभी वोनहुआ सारा से बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। सियोन और वोनहुआ एक दूसरे को देखकर अजीब तरीके से एक्ट करने लगे। सारा को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। वोनहुआ और सियोन के चेहरे पे एम्बैरेसमेंट साफ देखी जा सकती थी। अब सारा भी पूरा मामला समझ चुकी थी।
फिर हमें शाम का सीन दिखाई देता है। चारों डिसाइपल्स ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। तभी सारा ने सियोन से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मास्टर से प्यार करती हैं? ये सुन सियोन चौंक गई। वो चिल्लाते हुए सारा से पूछने लगी कि तुम अचानक ये सब क्यों बोल रही हो? सारा ने आगे कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसा होना थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे भी वॉर के चलते मर्द काफी कम हो गए हैं, इसलिए ये सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। वैसे भी आपके और मास्टर के बीच सिर्फ 2 साल का ही तो फर्क है। ये सुन सियोन ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। ये सुन सारा ने पूछा कि इस सब को कितने साल हुए हैं? ओबो ने बताया कि 5 साल। ये सुन सारा सियोन से बोलने लगी कि अगर तुम्हें खुद से कुछ करना होता तो अब तक तुम्हारे 2 बच्चे भी हो चुके होते। सियोन ने गुस्से से सारा से पूछा कि तुम्हारा क्या? क्या तुम भी मास्टर से प्यार करती हो? ये सुन सारा कंफ्यूज्ड हो गई। उसने कहा कि मास्टर तो बूढ़े हो चुके हैं, अगले साल उनकी उम्र 30 साल हो जाएगी। मेरे फादर भी मास्टर से सिर्फ 4 साल ही बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आपको जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कि आप भी बूढ़ी हो जाएं। मुझे लगता है कि मास्टर के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, तो फिर आप इतना क्यों हिचकिचा रही हैं? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोन बाहर टहलते हुए सोच रही थी कि अगर मास्टर के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो फिर वो उन्हें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरा पहला मूव करना ठीक रहेगा? तभी उसकी नजर वनवा के कमरे के बाहर खड़ी मैडम हुआ पर गई। वो सोचने लगी कि आखिर ये यहां क्या कर रही है। सियोन क्यूरियस होकर वोन्हवा के कमरे के पास जाने लगी। वो कमरे के बाहर छिपी उनकी बातें सुनने लगी। अंदर वोन्हवा अपनी माँ से पूछ रहा था कि क्या आपको कोई काम था? उसकी माँ ने तुरंत ही पूछा कि तुम शादी कब कर रहे हो? ये सुन सियोन अपनी जगह पे ही जम गई। मैडम हुआ ने वोन्हवा से आगे कहा कि मैं तुम्हारी दुनिया बचाने की चाह को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने परिवार का थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। इतने सालों में कितनी ही मैच मेकर्स ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैरिज का डिसीजन दोनों परिवारों के बुजुर्ग लोग लेते हैं, इसलिए मैं इस बारे में तुम्हारे विचार भी जानना चाहती हूँ। क्या तुमने इसीलिए उस सारा नाम की लड़की को अपना डिसाइपल बनाया है? ये सुन वोन्हवा ने चौंकते हुए उन्हें ना में जवाब दिया। फिर उसने आगे बताया कि सच कहूं तो मेरे दिल में भी कोई लड़की है। मैडम हुआ ने खुश होते हुए पूछा कि तो क्या फिर मैं मैरिज प्रपोजल भेज दूं? सामने से वोन्हवा ने बताया कि लेकिन मैं थोड़ा एंग्शियस हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इस केओस भरे वक्त में उसे खुश रख भी पाऊंगा या नहीं। मैडम हुआ ने कहा कि तुम्हारा इतने अमीर आदमी के तौर पे ऐसा कहना थोड़ा अजीब है, और ऊपर से एक पत्नी के लिए अपने पति को हर हाल में फॉलो करना ऑब्वियस सी बात है। वोन्हवा ने बताया कि मैं इस चीज को ऑब्वियस होने देना नहीं चाहता। शादी के बाद दोनों इंसानों का खुश रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में अपना मन बना लूंगा, उसके बाद आप मैरिज प्रपोजल भेज सकती हैं। वोन्हवा की माँ ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद वो वहां से चली गई। वोन्हवा ने भी उनके जाने के बाद चैन की सांस ली। तभी उसकी नजर सियोन पर गई। सियोन वोन्हवा को यंग मास्टर कहते हुए कुछ बोलने लगी। उसने वोन्हवा से कहा कि प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। मुझे इस बारे में काफी बार बोला गया है और मुझे काफी सारे मैरिज प्रपोजल्स भी मिल चुके हैं, पर वो सब सिर्फ दोनों फैमिलीज के बेनिफिट के लिए ही होता था। लेकिन आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपनी पत्नी की खुशी के बारे में सोचते हैं। वोन्हवा भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। फिर उसने सियोन का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मिस सियोन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहेंगी? सियोन ने भी तुरंत ही उसे हाँ में जवाब दिया। वो दोनों ही एक दूसरे को थैंक यू बोलते हुए मुस्कुराने लगे। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। डिवाइन फिजिशियन मैरिज प्रपोजल पढ़कर चिल्लाते हुए पूछने लगा कि उसने इतनी देर क्यों कर दी। तभी सामने गुस्से से खड़ी सियोन को देख वो चुप हो गया। वो वोन्हवा से दहेज के तौर पे दिए गए इतने सारे मेडिकल स्क्रोल्स पाकर काफी खुश हो चुका था। दरअसल चाइना में शादी के वक्त लड़के लड़की के घर वालों को दहेज देते हैं। चाइना में ये प्रथा अभी भी चलती है। फिर हमें साल 191 के नवंबर महीने में हुआ फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वोन्हवा और सियोन की मैरिज सेरेमनी चल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स भी ये देखकर काफी खुश थे। वोन्हवा के डिसाइपल्स भी वहां मौजूद थे। फिर बियॉन परेशान होकर पूछने लगा कि क्या अब हमें सियोन को जूनियर सिस्टर की जगह मास्टर की वाइफ कहकर बुलाना होगा? ओबो ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर बियॉन शातिर मुस्कान के साथ ओबो से बोलने लगा कि सीनियर ब्रदर, अब अगली बारी तुम्हारी ही है। ये सुन ओबो ने कहा कि अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मुझसे पहले तुम्हें शादी करनी चाहिए। बियॉन ने कहा कि पहली शादी तो तुम्हें ही करनी चाहिए। पीछे खड़ी सारा ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर उसने डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मुझे भी अब कड़ी मेहनत करनी होगी, आप लोग भी तैयार हो जाइए, सीनियर ब्रदर्स। इतना बोल वो वहां से निकलने लगी। पीछे खड़े ओबो और बियॉन उसकी बातों से कंफ्यूज हुए खड़े थे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई वोन्हवा को आवाज लगाते हुए बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम वाकई में शादी कर लोगे।
इंचो और काओहोंग ने वनवा को शादी के लिए कंग्रेचुलेट किया। वनवा ने भी उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू बोला। काओहोंग ने वनवा को आगे बताया कि काओ काओ ने यहाँ ना आ पाने के लिए मुझे तुमसे सॉरी बोलने को कहा है। वो पक्का उन माउंटेन बैंडिट्स को सप्रेस करने में काफी बिजी होंगे। ये सुन वनवा ने भी सोचा कि ये जरूर वो हिस्ट्री में हुआ दोंग प्रीफेक्चर का बैटल होगा। काओहोंग ने आगे बताया कि मैंने भी काफी दिनों से काओ काओ को नहीं देखा। उसने हान फू नाम के बंदे को भी यहाँ से भगा दिया। वनवा ने सोचा कि ये हान फू वही गवर्नर है जिसे युआन शाओ ने धमकाकर खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया था। उसने आगे कहा कि मुझे काओ काओ पे भरोसा है कि वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। काओ होंग ने पूछा कि क्या ऐसा बोलने के पीछे तुम्हारे पास कोई वजह है? वनवा ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि गोंग चेन भी काओ काओ के साथ है। काओ होंग ने पूछा कि क्या वो गोंग चेन इतना एक्सेप्शनल स्ट्रैटेजिस्ट है? वनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया और बताया कि मुझे पूरा यकीन है कि युआन शाओ वाला इश्यू जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा। काओ होंग को भी वनवा की बात अच्छी लगी। फिर काओ होंग और इंचो वहां से निकलने लगे। तभी पीछे से सियोन ने वनवा को डियर हस्बैंड कहते हुए आवाज लगाई। उसने चिंतित होकर पूछा कि क्या आप दोंग प्रीफेक्चर जा रहे हैं? वनवा ने उसका हाथ पकड़कर मना करते हुए कहा कि अभी तो हमारी शादी भी पूरी नहीं हुई। मुझे ये बात परेशान कर रही है कि हम तुम्हारे घर वालों से अच्छे से नहीं मिले, इसलिए चलो सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को विजिट करते हैं। सियोन भी ये सुनकर खुश हो गई। वहीं वोनहवा किसी को याद करते हुए सोच रहा था कि मुझे भी किसी से मिले काफी लंबा वक्त हो चुका है। तो इसी के साथ हमने द डिवाइन सर्जन मानहुआ को उसके लेटेस्ट चैप्टर तक कैचअप कर लिया है। इसके आगे के पार्ट्स जैसे ही कुछ चैप्टर्स इकट्ठा होंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगले वीडियो से हम लोग एक नई मानहुआ शुरू करेंगे। अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो नीचे बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।